जोहार युवा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक आज का है शाहजहां और झारखंड। इससे पहले हम लोगों ने जहांगीर और झारखंड देख चुके हैं। तो शाहजहां के काल में झारखंड की स्थिति क्या थी, वही हम लोग आज देखने वाले हैं। अभी जेपीएससी की क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। 14 जेपीएससी का मेंस और पीटी दोनों हो रहा है। साथ ही आंसर राइटिंग और टेस्ट ये भी हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमारा इस बार का बैच केवल 100 स्टूडेंट्स का होगा। आइए आते हैं शाहजहाँ और झारखंड के बारे में। मध्यकालीन अगर झारखंड की बात करें तो उसमें कोकरा या खुकरा जो नागवंशी राज था, पलामू, सिंहभूम, रामगढ़ राज्य, चाई, केंदी, खड़गडीहा, पंचेत, ढालभूम, ये सब प्रमुख राज्य थे। देवघर राजमहल का क्षेत्र भी था, लेकिन ये बंगाल के प्रभाव में था। तो आइए देखते हैं आखिर उस समय क्या स्थिति थी। जैसे कि हम लोगों ने जहांगीर के समय का देखा था कि 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त होने के बाद नागवंशी राजा दुर्जन साल को अपनी खोई हुई सत्ता मिल गई थी। 1627 में वो आज़ाद हो गए थे दुर्जन साल, जो कि नागवंशी राजा थे जिनको जहांगीर ने कैद कर रखा था। ये आने के बाद में अपने संबंधियों से लड़ाई करके उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया था, और उसने इसी के साथ खुकरा से अपनी राजधानी का परिवर्तन कर लिया। जो खुकरा में अपनी राजधानी थी उसका परिवर्तन करके उन्होंने डोईसागढ़ में अपनी राजधानी बनाई, और डोईसागढ़ में ही ये नवरत्नगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण किया। ये फोटो वहीं का है। और नवरत्नगढ़ में उन्होंने अपना एक नया राजप्रसाद बनाया और शान शौकत से शासन करने लगे। ये जो नई राजधानी बनाई गई थी, इसमें कहीं ना कहीं मुगलकालीन स्थापत्य कला का प्रभाव रहा है। नागवंशी राजा दुर्जन साल जब जहांगीर के कैद में थे तो उन्होंने मुगल स्थापत्य कला को देखा और उससे काफ़ी प्रभावित हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने छूटने के बाद अपने यहाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार दोईसागढ़ या नौरतनगढ़ में अपनी नई राजधानी का निर्माण किया, जिसमें कई हद तक प्रभाव महाराष्ट्रियन और साथ में मुगलकालीन स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। 1639 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। नागवंशावली के अनुसार उनके उत्तराधिकारी मधुकरण शाह थे। इसकी पुष्टि राजा दृपनाथ शाही द्वारा डॉल्टन को दिए गए नागवंशी कुर्सीनामा से भी होती है। हालांकि डॉक्टर वीरोत्तम ने रांची के बोड़िया मंदिर से प्राप्त अभिलेख के आधार पर रघुनाथ शाही को दुर्जन साल का उत्तराधिकारी बताया। लाल प्रद्युम्न सिंह कृत नागवंश के अनुसार रघुनाथ शाह के समय बिहार के मुगल सूबेदार ने कोकरा के राजा के खिलाफ एक सैन्य अभियान किया था। रघुनाथ शाह थे, जैसे कि बोड़िया के मंदिर के अभिलेख के अनुसार डॉक्टर बी वीरोत्तम ने ये माना है कि दुर्जन साल के बाद में रघुनाथ शाह उत्तराधिकारी थे, और इनके समय में एक सैन्य अभियान बिहार के मुगल सूबेदार ने किया था। संभवतः नागवंशी राजा को मुगल भय दिखाने के लिए अभियान किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजा का खराज की राशि शाहजहां के काल में बढ़ा दी गई थी। ये करीब करीब शाहजहां ने 1,36,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 1,61,000 रुपये कर दिया था। पहले 1,36,000 था, जो कि 1,61,000 कर दिया गया शाहजहां के समय में, और वो इसी आक्रमण के बाद, और इसकी वसूली का अधिकार बिहार के मुगल सूबेदार को दे दिया गया था। इस बढ़ोतरी का रघुनाथ शाह ने विरोध नहीं किया था और यह नियमित खराज देते रहे। फलत कोई भी सैन्य अभियान मुगलों द्वारा बाद में नहीं किया गया था। औरंगजेब तक यही स्थिति बनी हुई थी। तो 1,61,000 सालाना खराज वो शाहजहां को रघुनाथ शाह देते रहे। तो ये खुकरा का शाहजहां के समय में स्थिति थी। अब आते हैं पलामू। पलामू के समय 3 अभियान हुए थे। आइए उन्हीं को देखते हैं। पलामू शाहजहां के काल में पलामू पर आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। शाहजहां का काल एक्चुअली में वास्तव में पलामू पर आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध रहा, क्योंकि 3 आक्रमण उसके निर्देश पर 3 बार मुगल सैनिकों ने पलामू पर अभियान किया।
कई प्रतिरोध के बाद उन्हें जीत नसीब हुई, 3 आक्रमण, और उसके बाद में भी किस्मत के सहारे ही जीत हासिल हुई थी। चेरो राजा को विवश होकर संधि करनी पड़ी और उसका राज्य मुगलों का करद राज्य बन गया। चेरो वंश के कुर्सीनामा के अनुसार भगवंत राय की मौत के बाद उसका पुत्र अनंत राय सत्तासीन हुआ था। शाहजहां के समय में चेरो शासक वही थे, किंतु बादशाहनामा और आलमगीरनामा, बादशाहनामा और आलमगीरनामा, इन दोनों के हिसाब से उस समय चेरो राजा प्रताप राय थे। इन दोनों के हिसाब से प्रताप राय थे शाहजहां के समय में, और चेरो वंशावली के अनुसार अनंत राय। वीरोत्तम जैसे इतिहासकारों ने प्रताप राय को प्राथमिकता दी, अर्थात उन्होंने माना कि शाहजहां के समय में प्रताप राय का शासन था, और कई इतिहासकारों दूसरों ने अनंत राय को माना है, चेरो वंशावली को माना है। तो चेरो कुर्सीनामा के अनुसार प्रताप राय थे उनके अनुसार, और मेदिनी राय का शासन इनके बाद हुआ था, ये माना जाता है। मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। ऐसी स्थिति में कुर्सीनामा और चेरो जनश्रुतियों को आधार बनाया जाए तो मुगलों के तीनों आक्रमण अनंत राय के समय हुए थे। हालांकि अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में वीरोत्तम ने, और इसके साथ ही द नागवंशी एंड द चेरोज, इसमें दोनों में एक आपका झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, और दूसरा एक और पुस्तक है द नागवंशीज एंड द चेरोज। ये दोनों वीरोत्तम की किताबें हैं, डॉक्टर वीरोत्तम, इतिहासकार डॉक्टर वीरोत्तम की किताबें हैं, और इन दोनों के अनुसार अनंत राय के स्थान पर प्रताप राय शाहजहां के मुगल आक्रमण के समय थे। खैर जो भी हो, प्रताप राय के समय पलामू का पुराना किला का निर्माण भी हुआ था। तो झारखंड के इतिहास में अगर जो राजाओं के कालक्रम है उसमें कई तरह के विवाद देखने को मिलते हैं, कई तरह की शंकाएं होती हैं। खैर जो भी हो, हम लोग आगे देखते हैं आखिर इतिहास में ये 3 आक्रमण किस तरह से हुए हैं। आप इसको अनंत राय के काल का मानकर चलिए। शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो 1632 ईस्वी में हुआ, पहला आक्रमण, और 1632 ईस्वी में पलामू पर पहला मुगल सैन्य अभियान हुआ और ये हमला असफल रहा। वैसे भी पलामू काफ़ी पहाड़ी और जंगली क्षेत्र था, कई नदियां भी हैं, तो पलामू तक पहुंचते पहुंचते मुगल सेना का जोश, ऊर्जा वो ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण कई बार मुगल सेना पहुंच ही नहीं पाई या जंगलों में खो गई। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। दूसरा अभियान, सेकेंड अभियान की अगर बात करें तो बिहार का नया सूबेदार शाइस्ता खां बना। शाइस्ता खां, आप अगर मराठा पढ़े होंगे तो शाइस्ता खां को जानते ही होंगे, क्योंकि शिवाजी ने शाइस्ता खां के घर में घुसकर इन पर आक्रमण किया था। तो शाइस्ता खां ने चेरो राजा अनंत राय से काफ़ी खपा था, क्योंकि शाइस्ता खां मानता था कि अनंत राय ये गद्दार है, ये मुगल बादशाह का वफादार नहीं है, ये उनका मानना था। इसके अलावा ये भी मानते थे कि अनंत राय के कारण ही मुजफ्फर खान की हत्या की गई है, और मुजफ्फर खान ने अनंत राय की शिकायत मुगल दरबार में विस्तार से भेजी थी। फलत बादशाह शाहजहां ने शाइस्ता खां को पलामू पर अधिकार करने एवं राजा को मार भगाने का आदेश दिया। बादशाह के आदेश के बाद शाइस्ता खां अपने सैन्य दल के साथ पलामू की ओर कूच किया। शाइस्ता खां 5,000 घोड़े और 15,000 पैदल के साथ वो आगे बढ़ा। इस सैन्य दल के केंद्र में शाही सेना थी, जिसका नेतृत्व खुद शाइस्ता खां कर रहा था। मुगल सेना की चेरो सेना से झड़पें होती रहीं। जैसे ही उसने पलामू में प्रवेश किया, चेरो सेना के साथ इनकी झड़पें होती रहीं। इसमें कई चेरो वीर मारे भी गए। चेरो सेना पीछे हटती गई और मुगल सेना आगे बढ़ती गई।
ये मुकाबला असमान था क्योंकि कहाँ शाइस्ता खां की विशाल शाही सेना और कहाँ चेरो टुकड़ियाँ। अंततः नरसंहार और आगजनी के डर से अनंत राय ने आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान ली। उसने पेशकश की कि यदि मुगल फौज उसके किले पर अपना प्रहार रोक दें या आक्रमण बंद कर दें और उसे क्षमा कर दें तो 80,000 रुपये देने को तैयार है। 80,000 रुपये देने को वो तैयार है। उसने सूबेदार के वफादार रहने और उसके साथ पटना जाने की भी बात कही। उसकी पेशकश को बिहार के मुगल सूबेदार ने स्वीकार कर लिया और रकम मिल जाने के बाद 12 फरवरी 1642 को वो पटना लौट आया। 12 फरवरी 1642 को शाइस्ता खां वापस पटना रिटर्न हो गया जब 80,000 रुपये उसको मिल गए। तो यह दूसरा आक्रमण था। अब हम लोग तीसरा आक्रमण देखते हैं पलामू में। थर्ड आक्रमण पलामू में। शाइस्ता खां के बाद में बिहार का मुगल सूबेदार बना इत्तिकाद खां। इत्तिकाद खां मुगल सूबेदार बना बिहार का। इत्तिकाद खां ने जबरदस्त खां के नेतृत्व में फौज भेजी थी। लेकिन थोड़ा सा पहले आते हैं हम लोग इसके 1643 ईस्वी। 1643 ईस्वी का वर्ष अनंत राय के लिए मुसीबत था क्योंकि एक तो उसके परिवार में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई छिड़ गई थी और दूसरी ओर शाइस्ता खां का तबादला बंगाल हो गया था और उसके स्थान पर इत्तिकाद खां आ गए थे बिहार का सूबेदार बन के। शाइस्ता खां का विश्वास पात्र अनंत राय बन चुके थे तब तक। लेकिन जैसे ही एक नया बिहार के सूबेदार आते हैं इत्तिकाद खां, वो अनंत राय को शक की निगाह से देखते हैं। इत्तिकाद खां ने जबरदस्त खां के नेतृत्व में फौज भेजी। 6 अक्टूबर 1643 ईस्वी को मुगल फौज देवगन पहुंची। चेरो राजा अनंत राय ने जबरदस्त खां को संधि का प्रस्ताव भेजा तो उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसकी अपनी भी शर्त थी। उसने कहा कि चेरो राजा को उसके साथ पटना दरबार चलना होगा। राजा यदि पटना चलने के लिए राजी हों तभी वो पलामू पर हमला नहीं करेगा। अनंत राय विवश थे। किसी और किला और जनता दोनों को बचाना था, तो किले और जनता दोनों की रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया और 19 नवंबर 1643 को राजा जबरदस्त खां के साथ पटना गया। उसने इत्तिकाद खां को एक हाथी और 1 लाख रुपए का पेशकश भी भेंट किया। इत्तिकाद खां इतना में खुश हो गया। उसने राजा की प्रशंसा शाहजहां से की। बादशाह भी राजा से प्रसन्न हो गया और उसने राजा को अनंत राय को 1,000 रुपये मनसबदारी दे दी। इस तरह से पलामू पर यह 3 आक्रमण पूरा हो गया। अगर हम लोग इस लास्ट आक्रमण की बात थोड़ा सा और कहें तो शाहजहां ने पलामू से 1 करोड़ दाम यानी करीब करीब 2.5 लाख रुपए का खराज निर्धारित कर दिया था और एक तवाला और पट्टा भी पलामू के चेरो राजा को दिया था वहां शासन करने के लिए। इस पट्टे के माध्यम से मुगल दरबार ने यह दर्शाने की कोशिश की कि राजा उसके अधीन में है और बादशाह की कृपा से वो पलामू का राजा बना हुआ है। शाहजहां ने यह फरमान मार्च 1644 में जारी किया था। जो तवाला या पट्टा दिया था वो 1644 में दिया था। शाहजहां जबरदस्त खां के नेतृत्व से भी प्रसन्न था। उसे 2,000 का मनसबदार दिया गया और अपने जीते जी पलामू राजा मुगल वफादार बना रहा और मुगल कृपा दृष्टि उस पर बनी रही। अब आते हैं झारखंड के दूसरे भागों की ओर। तो ये हम लोगों ने झारखंड का खुकरा और पलामू देखा। अब थोड़ा चई-चंपा, रामगढ़ और राजमहल जैसे क्षेत्रों को देखते हैं। रामगढ़ राज, ये आपका रामगढ़ राज की अगर बात करें कि शाहजहां के काल में क्या स्थिति थी रामगढ़ राज की, तो रामगढ़ राज भी मुगल प्रभाव में था। वो बिहार के सूबेदार को कर देता था और जरूरत पड़ने पर रामगढ़ राज 20 घुड़सवार 400 पैदल सैनिक के मार्फत मुगलों की सहायता करता था और ये उसकी बाध्यता थी। इस समय राजा हेमंत सिंह थे। उसने बादाम में एक किला बनवाया था। 1642 में बादाम में एक किला बनाया था और उसी को अपनी राजधानी भी बनाया। बादाम को बादम या बादम ही कहा जाता है इसको।
बादाम नहीं कहा जाता है, बादम कहा जाता है। बादम में 1642 में उसने एक किला भी बनाया था और अपना राजधानी हस्तांतरण किया था। राजधानी परिवर्तन का मूल कारण था कि कर्णपुरा को पश्चिम से मुस्लिम दबाव था, जिसके सैनिक कभी भी रामगढ़ राज्य के लिए खतरा बन सकते थे। अतः सुरक्षा कारणों से रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम या बादम बनाया गया। रामगढ़ में औरंगजेब के समय, रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ औरंगजेब के समय 1670 में आई थी। तो ये हम लोग औरंगजेब के समय देखेंगे, 1670 में आई थी रामगढ़ राजधानी रामगढ़ राज्य का। बादाम या बादम जो है ये आपका 1642 में बना। तो ये रामगढ़ राज्य की कहानी हो गई, क्योंकि ये शाहजहां के मुगल के अधिकार में रहा है और हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी बादाम या बादम को बनाया। अब आते हैं अगले राज्य में, चई चंपा और खड़गडिया। चई चंपा और खड़गडिया ये दोनों राज्य। चई चंपा और खड़गडिया भी बिहार के सूबेदार के अधीन ही थे। वहाँ से मुगल दरबार को कर भी जाता था, इन दोनों से मुगल दरबार को कर भी जाता था। इसके अलावा जो पलामू का जपला, बेलोंजा और सोनपुरा राज्य भी, सोनपुरा और बेलोंजा और आपका जपला राज्य, ये भी बिहार के मुगल सूबेदार के प्रभाव में से, और यहाँ से भी नियमित मुगल दरबार को कर जाता था। शाहजहां के काल में पंचेत की बात करें, पंचेत जो तब मानभूम में पड़ता था के खिलाफ मुगल सैन्य अभियान का वर्णन नहीं मिलता है। बादशाहनामा के अनुसार पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह थे। वीर नारायण सिंह उस समय पंचेत के राजा थे और ये राज्य अकबर के समय से ही मुगल प्रभाव में रहा है और कर देता है। यहाँ के राजा ने उड़ीसा अभियान के दौरान मुगल सूबेदार मानसिंह की सहायता भी की थी अकबर के समय में। अब आते हैं सिंहभूम। सिंहभूम के सिंह राजा भी मुगल प्रभाव में थे और यह क्षेत्र उड़ीसा के मुगल सूबेदार के अधीन था। उड़ीसा के मुगल सूबेदार के अधीन थे। सालाना कर राशि भी उसी के मार्फत मुगल बादशाह को पहुंचता था। अब बात करते हैं हम लोग राजमहल का। राजमहल काफ़ी अकबर के समय भी काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि मान सिंह ने इसको बंगाल की राजधानी बनाया और ये शाहजहां के समय तक चला आया। शाहजहां के समय 1639 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार सूजा था। 1639 में सूजा था और राजधानी राजमहल थी, किंतु उत्तराधिकार की लड़ाई में सूजा पराजित हो गया और उसके बाद में राजधानी ढाका ले जाया गया। तो राजमहल में उसके बाद में केवल एक शाही टकसाल रह गया। तो ये शाहजहां के काल का झारखंड रहा है। इसके बाद हम लोग औरंगजेब काल का झारखंड देखेंगे। धन्यवाद।